नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट विदेश भी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके बीच में भारतीय संविधान के विकास का जो इतिहास है, हमारे जो देश के विकास में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है ये भारतीय संविधान, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये लाया गया था। दोस्तों, हम ये सभी लोग जानते हैं कि 1757 और 1764 के जो लड़ाई थी, उसको अंग्रेज़ों के द्वारा जीत जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों को समय समय पर कई एक्ट पारित किए, क्योंकि पूरे देश पे शासन करना था, इसलिए उनको इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कई एक्ट पारित किए, कई अधिनियम बनाए, जो कि हमारे भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। धीरे धीरे उसी के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और भारतीय संविधान का एक खाका तैयार हुआ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें हम दो पार्ट्स में जो है इसका अध्ययन करेंगे। एक कंपनी शासन के अधीन जो है संवैधानिक विकास है, और एक भारत शासन अधिनियम। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1600 यानी 1600, ये महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो है राजाज्ञा जारी की गई थी। ये ब्रिटिश कालीन अधिनियम है ये, और इसका ब्रिटिश प्रावधान देखेंगे और इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो चार्टर एक्ट 1600 जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष तक व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक। प्रशासन गवर्नर और उसकी 24 सदस्यीय परिषद द्वारा इसका संचालन के का जो है प्रावधान किया गया। आइए देखते हैं इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया। भारतीय वस्तुओं की पहुंच उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तक हो गई, यानी कि जो भारतीय वस्तुएं थी वो भारत से बाहर जा कर के कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गई। और इसका फ़ायदा क्या हुआ? भारतीय वस्तु निर्यात में वृद्धि हुई, जिससे हमको अधिक पैसे प्राप्त होने लगे। अब आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1726 यानी कि 1726। इसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी टाउन के गवर्नरों को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि इसमें 3 प्रेसिडेंसी टाउन के गवर्नरों को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई कि आप कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को अपनी एक लॉ बनाएं, जिससे अपने यहाँ आप शासन को जो है सही ढंग से सुचारू रूप से चला सकें। इस चार्टर एक्ट के द्वारा इसको पावर दिया गया। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, आइए देखते हैं। इस राजलेख के साथ इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड, जो डायरेक्टर बोर्ड था वहाँ पे, कि विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ कुछ मात्रा में प्रेसिडेंसी गवर्नरों को प्रदान की गई। अब आइए देखते हैं दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इस कार्यकाल किसका था? ये वारेन हेस्टिंग्स के जो है इनका कार्यकाल था, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समझ से। और आपको भी ये मालूम होगा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसको भली भांति समझ सकते हैं।
पहली बात तो इसमें यह है दोस्तों कि बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जो है जाना जाने लगा। ये पॉइंट यहाँ पे है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। इसके माध्यम से गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसमें कितने कार्यकारी सदस्य का जो है परिषद का गठन किया गया? 4। और इसमें बम्बई और मद्रास के गवर्नर के अधिकारों को सीमित कराते हुए उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। यानी कि जो तीनों प्रेसिडेंसी थी वो किसके अधीन कार्य करेंगी? वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है वो कार्य करेंगी। यानी कि जो पूरे इंडिया पे सर्वे सर्वा होगा किसका होगा? बंगाल के गवर्नर जनरल का होगा। इसी एक्ट के तहत दोस्तों सर्वप्रथम भारत में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय 1774 की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्योंकि भारत में किसी भी प्रकार का अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है या कोई दोषी होता है तो उसकी सुनवाई जो है कहाँ पे की जाएगी? कोर्ट में की जाएगी। तो ये सर्वप्रथम भारत में कहाँ पे स्थापित किया गया? कलकत्ता में। आइए देखते हैं दोस्तों इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हमारे भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उस समय। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। यानी कि उसको रेगुलर किया जाएगा और उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसके माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी कि सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग ही सर्वप्रथम भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी कि जो इस समय भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के अनुसार जो है पूरे देश में शासन का संचालन होता है। तो उसकी नींव कहाँ से पड़ी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। पहली बार कंपनी के राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई। इसके पहले क्या था कि जो वहाँ पे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क थे, जो काम थे, उनको मान्यता नहीं दी जाती थी। लेकिन 1773 एक्ट के तहत उनको मान्यता दी जाने लगी। मान्यता प्रदान की गई कि आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, जो कंपनी कर रही है वो सही कर रही है, उसको एक वैल्यू प्रदान किया गया। यानी कि सब लोगों को इसको मानना ही पड़ेगा। ये दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत भारतीय लोगों से कोई उपहार गिफ्ट हो गया या रिश्वत लेना जो है प्रतिबंधित किया गया। तो ये होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किस एक्ट के तहत? तो ये हो जाएगा 1773 के एक्ट के तहत। अब आइए देखते हैं दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंतर्गत कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को उसके राजनीतिक कार्यों से अलग किया गया। पहले क्या था कि वाणिज्यिक कार्य जो थे और जो राजनीतिक कार्य थे वो एक ही में होते थे, अभी हमने आपको बताया। लेकिन इसमें क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसके कार्यों को क्या किया गया कि जो शासन चलाना है वो कार्य अलग होगा और जो व्यापार करना है उसका कार्य अलग होगा। यानी कमर्शियल एंड पॉलिटिकल जो इश्यूज थे उसको दोनों को क्या किया गया? सेपरेट किया गया, उससे अलग किया गया।
इसके माध्यम से कंपनी के राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो कितने सदस्य थे उसमें? 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड था राजनीतिक कार्यों के लिए, जो कि इसका क्या किया गया, गठन किया गया। इसमें 2 बोर्ड्स का गठन किया गया था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। तो 21 एक्ट में ये जो है अलग हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। नियंत्रण बोर्ड को भारत में नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों पर अधीक्षण व नियंत्रण प्रदान किया गया। नागरिकों पर, सैन्यों पर और राजस्व गतिविधियों पर इस पर क्या किया गया? अधीक्षण किए और नियंत्रण प्रदान किया गया इस पर। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। पहले 4 थी, लेकिन इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। भारत पे इसका दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा, आइए देखते हैं। इस अधिनियम के माध्यम सर्वप्रथम कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के रूप में निर्देशित किया गया। पहले क्या था? पहले ये था दोस्तों कि कंपनी के अधीन क्षेत्र था वो, यानी कि जो कंपनी हमारे यहाँ स्थापित हुई थी 1600 में, उसके अधीन जो है ये कार्य करती थी। लेकिन इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के रूप में निर्देशित किया गया कि ये क्षेत्र जो है या जो कार्य हो रहा है ये ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के कहने के अनुसार हो रहा है और इसको सर्वमान्य होगा। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। पहले जो कंपनी अपना प्रशासन चलाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया पूरा, यानी कि वो जो कहेगी वही करना पड़ेगा। नियंत्रक मंडल में एक ब्रिटिश मंत्री होता था और विदेश सचिव के साथ 4 अन्य सदस्य शामिल किए गए। यहाँ पे दोस्तों क्या है? नियंत्रक मंडल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? गवर्नर जनरल की परिषद है। तो यहाँ पे जो है ये 3 है और यहाँ पे क्या है? 4 है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ये। केंद्रीय अनुदेशों का पालन प्रांतीय गवर्नरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि इसको जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर थे, उनको जो है पालन करने के लिए, मानने के लिए अनिवार्य किया गया कि आपको ये मानना ही पड़ेगा। इसके बीच में दोस्तों एक है 1793 यानी कि 1793 का चार्टर अधिनियम है। कब का है? 1793। 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा जो है नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि की व्यवस्था की गई। कहाँ से व्यवस्था की जाएगी? तो भारतीय राजस्व में से की जाएगी। कहाँ से की जाएगी? भारतीय राजस्व। अब आइए देखते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर, यानी कि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि इस पर कंपनी का कोई अधिकार नहीं होगा।
कंपनी को भारतीय प्रदेश और राजस्व पर आगामी 20 वर्षों के लिए नियंत्रण प्रदान किया गया है। यानी कितने वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया अधिकार पत्र को? 20 वर्षों के लिए। स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को करारोपण का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि जो स्थानीय लोग थे या जो स्थानीय ऑटोनोमस जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन थी या संस्था थी, उसको करारोपण का अधिकार दिया गया कि आप ही टैक्स वसूलेंगे। इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं। यहाँ पे लिखा भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया। यानी कि जो ये एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें सर्वप्रथम भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया। सर्वप्रथम यहाँ पे भारतीयों की शिक्षा की बात हो रही है इस एक्ट में कि जो है ये वार्षिक जो है भारतीयों की शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। दूसरी बात क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत पे? भारत में ईसाई मिशनरीज जो थी, यानी कि जो ईसाई धर्म था, वो उसको धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई? तो ये होगा आपका चार्टर एक्ट 1813 1813। इसके माध्यम से भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति जो है प्रकट हो गई कि ये आखिर करना क्या चाहते हैं, अब इनकी मंशा क्या है। दो चीज़ यहाँ पे आई, एक तो शिक्षा की बात हुई और दूसरी चीज़ क्या है कि इनका जो उद्देश्य था इसमें भी प्रकट हुआ कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। अब आइए देखते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट 1833, जो कि ये कार्यकाल किसका था? विलियम बेंटिक का था। आइए देखते हैं दोस्तों क्या है ये चार्टर एक्ट 1813। इस अधिनियम के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को समाहित किया गया। तो सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को क्या किया गया? समाहित किया गया। इसके अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि इसके पहले जो थोड़ा बहुत था ही कंपनी का जो ट्रेड का जो यहाँ पे मोनोपोली थी, एकाधिकार था, उसको क्या कर दिया गया? अब यहाँ पे कंप्लीटली जो है फिनिश कर दिया गया। इसके माध्यम से कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया। नियंत्रक मंडल की शक्तियों को क्या कर दिया गया? यहाँ पे ये लाइन, नियंत्रक मंडल की शक्तियों को सीमित किया गया कि आप ही यहाँ पे सब कुछ सर्वे सर्वा नहीं है। इसके माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। पहले क्या था? 4 था, फिर क्या हुआ? 3 हुआ, अब फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर 4 हो रहा है। तो वो क्या होगा? एक स्पेशलिस्ट होगा, यानी कि एक विधि विशेषज्ञ होगा, यानी कि वो जो कहेगा सर्वथा वही मान्य होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि वो उसका क्या है? वो विशेषज्ञ है विधि का, यानी कि लॉ का। इस पे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? पहली बात इसमें जो ये 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे सीजीएल हो या यूपी टेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ पे एक दोस्तों ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है इस एक्ट में
जो बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जो अभिभूत होता था कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, इसको समाप्त करके क्या किया गया कि ये पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल के नाम से इसको जाना जाएगा। पहली बात तो ये है। इसके माध्यम से ये लाइन बंगाल के गवर्नर जनरल को कि यह बंगाल के गवर्नर जनरल है, लेकिन अब 1833 के चार्टर एक्ट में ऐसा नहीं रहा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके माध्यम से सर्वप्रथम ब्रिटिश नियंत्रण वाले संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक सरकार का गठन किया गया। इस एक्ट में यह भी कहा गया कि कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना है। बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। ब्रिटिश परामर्श से गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में 34 सदस्यों को शामिल किया गया, ये हमने बता दिया। दूसरी चीज़ क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण भारत के लिए विधि निर्माण की शक्ति मिल गई। यानी कि पहले क्या था कि जो कानून बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, बंगाल पे बनेगा और लगभग उसी पे लागू होगा। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि ये जो कानून बनेगा ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा, केवल बंगाल पे ही नहीं। भारतीय विधियों के संहिताकरण के लिए मैकाले आयोग का गठन किया गया। आप लोग जानते हैं मैकाले, शिक्षा के लिए। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1843 में उसको क्या किया गया, सफाया किया गया। एलनबरो के कार्यकाल में। ये जो लाइन है, भारतीय विधियों के संहिताकरण के लिए मैकाले आयोग का गठन किया गया। इसके लिए एक विधि आयोग बनाई गई और उसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो है कब किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में। इसमें क्या हुआ, एक सेंट्रलाइजेशन हो गया, यानी कि जो प्रांतीय शासन था वो अब लगभग क्या हो गया इसमें, अब वो पूरे इंडिया पे लागू हो गया, ना पूरा सेंट्रलाइजेशन हो गया इसका। चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया ये। इसके माध्यम से कंपनी के क्षेत्राधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित किया गया। इसके माध्यम से कंपनी के क्षेत्राधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित किया गया। इसके माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया। इसके लिए 6 सदस्यीय विधायी परिषद का गठन किया गया। इसके माध्यम से विधि सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया।
अब इसमें कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्यीय विधायी परिषद का गठन किया गया। जिन्हें विधान पार्षद कहा जाए। इसमें गवर्नर जनरल परिषद के विधायी लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को क्या किया गया? अलग किया गया। आइए देखते हैं इसका भारत पे क्या प्रावधान पड़ा। इसके माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन आरंभ किया गया। तो सर्वप्रथम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती का आयोजन आरंभ हुआ? खुली प्रतियोगिता कब से शुरू हुई? तो 1853 के अधिनियम में। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इन लोगों को भारत में शासन चलाने के लिए प्रशासकों की ज़रूरत थी। जो लोकल बॉडी को जो कंट्रोल करने का, स्थानीय लोगों को कंट्रोल करने का जो अधिकारी थे, इन लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी। तब इन लोगों को समझ में आया कि हाँ, हमको इनको ज़रूरत है। पहले क्या था? ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ वहीं से बने बनाए आते थे, ब्रिटेन से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने ये सोचा कि हम सब कुछ नहीं जो है वहाँ से लाएंगे, हमें केवल यहाँ पे शासन करना, लोग यहीं से रहेंगे। स्थानीय भाषा में लोगों का इन्होंने जो है, कह सकते हैं कि आपस में बातचीत का जो मीडियम है, माध्यम है, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ये लोग इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और ये लोग भी कह सकते हैं इन लोगों को भी अगर कुछ सेवा करने के बदले में जो भी इन लोगों को जो पारिश्रमिक है वो इनको मिलेगा, तो ये लोग भी अपनी जीवन यापन कर सकेंगे। इसने भारतीयों के लिए सर्वप्रथम सिविल सेवा में जाने का अवसर प्रदान किया। किसमें? 1853 के चार्टर एक्ट में। केंद्रीय विधान परिषद के 4 सदस्यों की नियुक्ति आगरा, बंगाल, मद्रास और बम्बई की प्रांतीय सरकारों द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई। कहाँ पे? आगरा, बंगाल, मद्रास और बम्बई कि जो यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, इसमें भी इन लोगों के नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, ये था हमारा चार्टर एक्ट 1853, जो कि एक कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास था। अब हम इसके दूसरे पार्ट में 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में वहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद में जो संचालन यहाँ से होता था वो पूरी की पूरी जो है कहाँ से संचालित होने लगी? ब्रिटिश क्राउन, यानी कि इंग्लैंड से। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमको दोस्तों ये ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।